आइए देखते हैं कुछ ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत देखते हैं। देखिए, जब मनुष्य लिखना जान गया तो उसके बाद लिखावट चालू हो गई। तो वो ताड़ पत्रों पर लिखता था, भोज पत्रों पर लिखता था, पत्थर के बड़ी बड़ी चट्टानों पर, जिसे शिलालेख कहा गया, शिला पर लिखता था। इसके बाद लकड़ी के पट्टों पर लिखता था, लकड़ी के फलटा जिसे कहते हैं, देते हैं पलटा पलटा कहते हैं, हाँ, लकड़ी के जो फलटे होते हैं लकड़ी के, तो उन पर लिखता था। इसके बाद जब मनुष्य जो है, इसके बाद जब पेपर का जब ये हुआ, ज्ञान हुआ, तो जो चीजें हुई हैं, तो ये सब लिखावट जो है, साहित्यिक जो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत का मतलब जो लिखावट के रूप में मिल रही है, साहित्य के रूप में मिली है। साहित्य का मतलब लिटरेचर से, तो इतिहास के बारे में जानकारी या उस काल के बारे में हम जानकारी जो साहित्यिक स्रोत से भी मिले हुए हैं। हाँ, तो ये साहित्यिक ताड़पत्र, भोजपत्र, शिलालेख इन रूपों में भी हैं और किताबों के रूपों में भी हैं। जो जब पेपर का ज्ञान हो गया या पेपर, तो पेपर का सबसे पहला जो पेपर का प्रोड्यूसर था कौन सा देश था भाई? चीन, चाइना था, इसको जान लेना। तो इसके बाद ये सब ये तो ये जो साहित्यिक स्रोत, हिस्टोरिकल सोर्सेज से भी हम देखिए, हिस्टोरिकल सोर्सेज एकदम पूरा का पूरा तो ये नहीं है कि बयां करते हैं एकदम एक्चुअल फैक्ट बयां करेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल स्रोत जो लिखने वाले या हिस्ट्री की जो उस समय किसी के कार्यकाल में, किसी राजा के कार्यकाल में अगर कोई कुछ लिखा है तो उसको खुश करने के लिए भी वो लिख सकता है, पार्शियलिटी बरत सकता है, पक्षपात बरत सकता है, उसकी बड़ाई भी बहुत ज्यादा। जैसे अगर आप देखें पृथ्वीराज रासो, जो कि एक ग्रंथ है, एक जो कि एक पृथ्वीराज रासो जो एपिक महाकाव्य के अंतर्गत भी उसको रखा गया। अब उसमें चंद्रबरदाई का जो वर्णन आता है वो इतिहास से, बात का जो बहुत सा उसमें वर्णन है इतिहास से मेल नहीं खाता है। फिर बहुत सी ऐसी किताब, महाभारत और रामायण में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि जिस पर शंका व्यक्त किया जाता है। हालांकि उसके नाम पर बहुत लोग कमा रहे हैं, बहुत जगह क्या क्या चीजें बना के रखे हैं, वो दूसरी चीज है। बट ये है कि ये जो साहित्य है, साहित्य भी समाज का एक दर्पण, तो जो इसमें से एक्चुअल जो लगता है कि नहीं ये एक्चुअल है या फिर चीज है, तो उस पर विश्वास आदमी करता है। और जो ज्यादा ही हाइपरबोल में, अत्युक्ति अलंकार में लिखे गए हैं, तो उस पर थोड़ा कम विश्वास करता है। लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, और कार्य करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। और आज देखिए कितनी क्या क्या मशीनें आ गई, क्या क्या हथियार आ गए, कैसे कैसे वेपन्स आ गए, मुनिशंस आ गए, मिसाइल मैन जो हमारे अब्दुल कलाम साहब ने हमको ऐसी मिसाइलें बना के दी, और देशों के पास एटम बम आ गया, उससे भी तगड़ा बम जो हाइड्रोजन बम आ गया। तो पहले की सारी चीजें जो है कि अब जो लिखी गई है साहित्यों में, लगभग वो सब जो है कि एक आकार या साकार जो उनका रूप मिल रहा है, उस रूप में भले नहीं हो रही हैं, लेकिन वैसी चीजें बनाई जा रही हैं। अब आप मोबाइल में देख रहे हैं, आपके मोबाइल से, चेहरे से मोबाइल खोलो, दरवाजे पर आदमी जा रहा है, फाटक दरवाजे से खोला। हम बात करेंगे इस पर कि साहित्यिक स्रोत, हिस्टोरिकल सोर्सेस के अंतर्गत साहित्य जो मिले हुए हैं, तो उस काल का कुछ विवरण वहां से भी मिलता है साहित्यिक स्रोत से। साहित्यिक स्रोत में पुस्तक का नाम देखें, नेम्स ऑफ द बुक्स, नेम ऑफ द बुक्स, लेखक का नाम, नेम्स ऑफ द राइटर और द कंपोजर, काल का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड। तो वेद जो होते हैं, ये वेद है हमारे, कौन से वेद है हमारे? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। उसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है? 1000 कितनी है पता भाई? 1028, हाँ 1028 है, तो हालांकि इसमें देख लीजिएगा 1028 है। यहाँ पर ये जो है मौखिक रूप से ताड़पत्रों, भोजपत्रों के माध्यम से आगे की ओर बढ़ी है, इसलिए ये बताया नहीं जाता है, ये पता नहीं चल पाता है कि वेद जो 4 वेद हैं, ये 4 वेद लगभग जो अलग अलग किए गए हैं, बाद में किए गए हैं, ये बाद में किए गए हैं, ये इससे और इनके लेखक का नाम पता नहीं चलता किसने इनको लिखा गया है। ये मौखिक रूप से ओरली भी जनरेशन टू जनरेशन या पीरियड टू पीरियड चलते रहे। तो ये जो वेद हैं, ये आर्यों के संबंध में जानकारी देते हैं, इनसे आर्यों के संबंध में, उनके रहन सहन के संबंध में, उनके रहन सहन लाइफ स्टाइल के संबंध में, उनके धार्मिक संस्कारों के संबंध में,
उसकी संस्कृति के संबंध में, ये सब जानकारी जो होती है, उनके खान पान से संबंधित, ये सब वेदों के माध्यम से ये जानकारी हमको जो मिलती है, आर्यों के संबंध में जानकारी मिलती है। और वास्तव में वेदों की जो रचना हुई है, जो वेदों की रचना हुई है, तो इसी समय हुई है जब आर्यों का प्रवेश हुआ। आर्य बताया गया कि मध्य एशिया से, ये जो है कि भारत में घुसे थे मध्य एशिया से, इनका जो मेन स्थान था मध्य एशिया में रहते थे, तो मध्य एशिया से ये जो है भारत की ओर बढ़े हैं। रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत, रामायण लिखा है वाल्मीकि ने लिखा है, रामायण वाल्मीकि ने लिखा है, और महाभारत जो है वेद व्यास ने लिखा है। रामायण और महाभारत, ये रामायण वाल्मीकि ने लिखा है और महाभारत वेद व्यास ने लिखा है। रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि एंड महाभारत इज रिटन बाय वेद व्यास। तो इससे तत्कालीन समाज के विषय में हमको जानकारी मिलती है। जब रामायण और महाभारत हम पढ़ते हैं तो उसके तत्कालीन समाज में के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि क्या लोग खाते थे, कैसे पहनते थे, शासन व्यवस्था कैसी थी, लगान कितना लोगों पर वसूल किया जाता, लोग सुख सुविधा से रह पाते थे, नहीं राजा कैसे थे उस समय के, फिर संबंध कैसे थे परिवार में, या फिर जातियां कितनी थी, जातियां क्या थी, क्या ये जो 4 जातियां बताए गए, 4 वर्ण बताया गया, क्या उस समय विद्यमान थे। अगर महाभारत की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा महाभारत की बात करें, तो वहां पर एक कर्ण नामक पात्र है जो कि बिलोंग तो करता है उसी उच्च श्रेणी से, हाइब्रिड श्रेणी से, या जिसको जो कि हाई बर्थ से, हाई फैमिली से बिलोंग करता है या हाई क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन उसको लोग नहीं जानते हैं। तो उसको सूत पुत्र या सूत द्वारा एक पाला गया जो है वो लड़का है, लेकिन वो जो है कि बहुत ही महारथी है और सबसे बहुत बड़ा दानवीर है। और इससे तत्कालीन समाज के बारे में ये पता चलता है कि उस समय भी ये जो व्यवस्था थी, जो 4 व्यवस्था थी, जो सबसे निम्न वर्ग था, उसकी स्थिति बहुत खराब थी उस समय। हे दृष्टि से उससे पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये सारी चीजें यहाँ से मिलती है। रामायण और महाभारत से भी हम तत्कालीन समाज के विषय में, अबाउट द कंटेम्पोररी सोसाइटी, हम जो है बहुत कुछ जान पाते हैं। जैन और बौद्ध साहित्य, जातक कथा और जैन और बौद्ध साहित्य से, जैन और बौद्ध साहित्य जातक कथा बौद्ध साहित्य से संबंधित है। ये महात्मा बुद्ध से जातक कथा है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। जातक कथा में महात्मा बुद्ध, कथा मतलब कहानी, ये कहानी उन्हीं से रिलेट होती है। तो जैन और बौद्ध साहित्य से भी मिला है। ये किसने लिखा है, अननोन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर नाम पता नहीं है, एनोनिमस इसको कहते हैं, अननोन। तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक, कंटेम्पोररी उस समय के राजनीतिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, सोशल एंड धार्मिक साहित्य, धार्मिक ये साहित्य गड़बड़ यहाँ पर हुआ है, इधर वहां पर धार्मिक साहित्य क्या, धार्मिक, चूंकि ये साहित्य तो है, धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है, जो कंडीशन होती है उसकी बारे में पता चलता है। तत्कालीन राजनीतिक, कंटेम्पोररी, तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, रिलीजियस कंडीशन के बारे में पता चलता है। इसके बाद अर्थशास्त्र, चाणक्य अर्थशास्त्र किसने लिखा है, पूछता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, हर वर्ग के लिए है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य का और नाम क्या है, विष्णुगुप्त भी था, चाणक्य का और नाम विष्णुगुप्त भी था। और चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु भी कहलाए, और इन्होंने, चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र लिखा है। वास्तव में ये चाणक्य जो अर्थशास्त्र, भले इस किताब का नाम अर्थशास्त्र है, आपको लगेगा कि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित किताब है, और से संबंधित किताब है, जी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इसका तनिक भी जिक्र नहीं है कि अर्थशास्त्र, यह तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति से संबंधित यह किताब है। इसमें ये भी, इस किताब के अंतर्गत ये भी बताया गया कि एक औरत का चरित्र कैसे रहना चाहिए, एक पुरुष को कैसे रहना चाहिए, दाम्पत्य जीवन में, या पेयर को कैसे रहना चाहिए, जो पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, और रिश्ते कैसे होने चाहिए, स्त्री के किस व्यवहार से उसके दुष्चरित्र होने का, या पुरुष के किस व्यवहार से उसके दुष्चरित्र होने का पता चलता है। ये सारी चीजें इसमें है। तो ये अर्थशास्त्र जो है, ये जो है इकोनॉमी से या इकोनॉमिक्स की ये किताब नहीं है, बल्कि ये तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति से पॉलिटिकल किताब है, और रिलीजियस किताब है, और सामाजिक किताब है।
इसमें इससे ये सब जानकारी मिल जाती है। राज तरंगड़ी कलर द्वारा लिखा गया है, इसमें कश्मीर के इतिहास के विषय में, इससे हम कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इट इज द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर। कश्मीर कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो 68% के करीब जो है मुसलमान भाई लोग इस समय प्रेजेंटली अगर कहा जाए तो 68% जो मुसलमान लोगों की आबादी है जो कि मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। और तो आबादी के हिसाब से कश्मीर में सबसे ज्यादा मुसलमान लोग हैं, मुस्लिम भाई लोग हैं। इंडिका मेगास्थनीज की किताब है ये यात्रा। इंडिका मेगास्थनीज की किताब है, एक यूनानी राजदूत था, यूनान से आया था। यूनान से प्राचीन काल में इसे ग्रीक भी कहा जाता था, तो वहां से ये यूनानी मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में ये पीरियड के बारे में बताता है। और ये बड़ी वहां पर अपनी इस किताब में इंडिका में लिखा है कि भारत में एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मतलब बिना मधुमक्खी के शहद उगाई जाती है। उसने इस किताब में दिया कि बिना मधुमक्खी के शहद उगाई जाती है। तो उसने गन्ना चूंकि शहद जैसा ही लगता है तो गन्ना ऐसी चीज है। फिर उसने लिखा है कि भारत में एक ऐसा जो ये है कि कपास के बारे में लिखा है कि कपास ऊन जो है बिना भेड़ के निकलता है, या बिना भेड़ या इस तरह के याक से भी जो ऊन हम प्राप्त करते हैं। तो या फिर एक उसने लिखा है कि बड़ा आश्चर्यजनक है, उसको बड़ा आश्चर्यजनक लगा क्योंकि वहां पर ग्रीक यूनान में ऐसा कोई चीज, यूनान में ये सब चीजें नहीं थी उस समय। तभी तो उसने लिखा है कि एक ऐसा पेड़ है जिसके तने में से, जिसके डालियों में से जड़ निकलती है और जड़ से फिर पेड़ बन जाता है। उस पेड़ के नीचे जो है बरगद का पेड़ जिसे आप कह सकते हैं, बनियान ट्री या बरगद का पेड़ जिसे कहते हैं, उसके नीचे 400-500 आदमी एक साथ बैठ सकते हैं। इतना मतलब कि विशाल ह्यूज वो वृक्ष हो जाता है। तो ये चंद्रगुप्त इंडिका से हम बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना जो है अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य के मदद से जो है धनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये मेगास्थनीज जो यूनानी एक राजदूत था वो इंडिका किताब लिखता है और इंडिका किताब के माध्यम से हम चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इसके पता यात्रा विवरण की पर देखें, फाइयान एक चीनी यात्रा था, वो इसने यात्रा विवरण उसकी किताब मिलती है, उसने यात्रा का विवरण किया है। जब वो इंडिया आया था गुप्त काल से संबंधित चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाइयान नामक एक चीनी यात्री थे, चाइना से आया था। इसने गुप्त काल से संबंधित हमें जानकारी मिलती है इसके यात्रा विवरण से, कि गुप्त काल में शासन व्यवस्था कैसी थी, लगान कितना लिया जाता था, टैक्सेस कितने लिए जाते थे, सुख समृद्धि की क्या स्थिति थी, लोगों की क्या स्थिति थी। हाँ, तो ये सारी जानकारी जो है ये फाइयान जो एक चीनी यात्री था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसे विक्रमादित्य भी कहा गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उसके दरबार में आया था फाइयान। याद रखिएगा यात्रा विवरण इसके चाहे फाइयान। इसके बाद यात्रा विवरण एक और मिलता है वेनसांग। ये चूंकि नामी है और लोग भी हैं लेकिन ये नामी है, ये परीक्षाओं में आते हैं। वेनसांग चीनी यात्री था, वेनसांग चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इससे हर्षवर्धन के शासन के समय या ड्यूरिंग द रेन ऑफ द हर्षवर्धन के समय में कि हमें जानकारी मिलती है कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, राज्य कितने के क्या क्या जो सिस्टम था, जो राजतंत्र था या जो सिस्टम था, गवर्नमेंट सिस्टम होता है, वो कैसे बटा हुआ था, लोगों पर अत्याचार किया जाता था या चोरी होती थी कि नहीं, बहुत सारी ऐसी बहुत चीजें जानकारी, रहन सहन, खान पान, उनका पहनावा, उनके रीति रिवाज, सुख सुविधा, सारी चीजें। और ये लोग शासन कैसे करते थे, क्या अत्याचारी थे, दिस पीपुल वर टिरेनिकल पीपुल। तो ये वेनसांग, अब वेनसांग एक चीनी यात्री था, याद रखिएगा। इसके यात्रा विवरण से हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में हम बहुत सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये साहित्यिक स्रोत रहे जिनसे हम जो है कि उस तत्कालीन समय के बारे में या तत्कालीन जो राजा थे, महाराजा थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तत्कालीन समाज के बारे में, कंटेम्पोररी सोसाइटी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये सारी और तो सोसाइटी के बारे में, उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, त्योहार, शासन व्यवस्था, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं।
हर्षवर्धन याद रखिएगा, हर्षवर्धन की बहन का नाम पूछता है कि हर्षवर्धन और अपनी बहन से, हर्षवर्धन चूंकि उसकी बहन का नाम इसलिए पूछा जाता है कि हर्षवर्धन अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो हर्षवर्धन की बहन का नाम था राजश्री। ये हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन को अगर देखा जाए इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। हर्षवर्धन के पिता का जन्म नाम था प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के पिता का नाम था, द नेम ऑफ हर्षवर्धन फादर वाज प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे हुए, एक डॉटर हुई, दो बेटे, ही हैड टू सन्स एंड ए डॉटर। एक का नाम था हर्षवर्धन, उसकी जो पुत्री थी उसका नाम था राजश्री, कहीं भाग्यश्री ना बोल दीजिएगा क्योंकि एक हीरोइन हो जाती है वो दिमाग में चढ़ जाती है। भाग्यश्री एक हीरोइन थी, भाग्यश्री। हर्षवर्धन, राजश्री, और पहला बेटा कौन सा था बता दो जरा। हाँ, इसका पहला बेटा जो बड़ा भाई था ये राज्यवर्धन था। और राज्यवर्धन की जो है वो 60 काल में अल्प उम्र में मृत्यु हो गई। इसके बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है और इसे अपने बहन से बहुत प्यार था। तो ये सब साहित्यिक स्रोत हो गए जिससे आप इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और अपने देश के लिए को आगे बढ़ाते रहिए, सबको, अपने समाज को आगे बढ़ाते रहिए। और हम अंग्रेजी के भी ग्रामर को, प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट किए हैं, उस पर भी वीडियो आती रहेगी। तबीयत ना अच्छी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा वीडियो हम बना नहीं पा रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।